नमस्कार, मैं हूं चारुल कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि रैली में उमड़ा जन सैलाब जनता के विश्वास को दर्शाता है और संकेत देता है कि बंगाल अब बदलाव चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ टीएमसी का भय, भ्रष्टाचार और है, जबकि दूसरी ओर भाजपा विकास और भरोसे की राजनीति लेकर आई है। उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा इसे रोकने और अवैध घुसपैठियों को बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही और हाल की घटनाएं इस बात का उदाहरण है। साथियों, मैं आपको एक और बात कहूंगा। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। बांग्ला থেকে ভয় পালাবে, মহাবিজয় থেকে সূর্য জাগবে। और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय होकर रहेगा। राहुल गांधी ने असम के विश्वनाथ चरियाली में चुनावी रैली के दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने उन्हें देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में बताया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राहुल ने कहा कि माफी मांगने पर भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कांग्रेस के नेता उन्हें जेल तक पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है।
ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस की कोशिश का जवाब कोलकाता में हमले से दिया जाएगा। भारतीय नेताओं ने पाक मंत्री को करारा जवाब दिया है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि देश में उनके सत्ता पक्ष से कितने ही मतभेद क्यों ना हो, अगर देश पर बात आएगी तो पूरा देश एकजुट है। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार का दुस्साहस करने की कोशिश की तो इसका जवाब कोलकाता तक हमले से दिया जाएगा। आसिफ ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनिए। अगर भारत इस बार हमें जिम्मेदार ठहराकर कोई सैन्य ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो हम कोलकाता तक निशाना साधेंगे। ऐसी खबरें हैं कि उनके अपने लोगों या पाकिस्तानियों के माध्यम से एक झूठ भरे अभियान की योजना बनाई गई। इसमें कुछ शवों को कहीं डालकर यह कहा गया कि वो आतंकवादी थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान के मंत्री को करारा जवाब दिया। भारतीय नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करके याद दिला दिया है कि पाकिस्तान किस तरह युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। अगर अब पाकिस्तान ने इस तरह का कुछ किया तो दुनिया के नक्शे से पाक का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हिम्मत है पाकिस्तान में भारत की तरफ आंखें तरेर कर देखने की। क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने घर में घुस के इनको मारा था, तो ये क्या भूल गए किस तरीके से हमने आतंकवादियों के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया था। इनके सैन्य ठिकानों को नहीं छोड़ा था। गिड़गिड़ा के ये युद्ध रोकने की अपील लेकर हमारे पास आए थे और हमने अपनी शर्तों पर रोका था। बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कलकत्ता तो इनकी पहुंच से बाहर है साहब। हम तो जिस दिन चाहेंगे ना तो इनके पूरे देश के किसी भी कोने पे कर सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इस बात का एहसास है ना कि ऑपरेशन सिंदूर का कैसा गहरा जख्म लगा है। पाक के आतंकी ठिकानों को चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया। उसके बाद जुबान खामोश, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भगदड़। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इस ढंग का बयान देना बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। उनका कॉमेडी वाला स्टेटमेंट मैं देख रहा था, सुन रहा था, और मैं कुछ रिएक्ट करने की किसी कगार में नहीं था। तो कारण क्या है, वो कोई ना कोई कॉमेडी वाला स्टेटमेंट दे देते हैं और ऊपर से जो ऑपरेशन सिंदूर का जब हुआ था और राफेल्स के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पूछता था तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसे अटपटांग स्टेटमेंट दिए। ये जो कोलकाता में जो अटैक की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल मिलिट्री रेटोरिकल है। उसका कारण ये है कि वो पॉलिटिकल ये अपनी बातों से कवर फायर इसलिए दे रहे हैं कि आप अगर देखते हैं अभी समर है और आइस मेल्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर साइड पे, वहां से घुसपैठ करने को तैयार हैं। हालांकि इस बार विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि देश में उनके सत्ता पक्ष से चाहे कितने ही मतभेद क्यों ना हो, लेकिन अगर देश पर बात आएगी तो फिर पूरा देश एकजुट खड़ा दिखाई देगा। विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। 1971 से पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही तो कंडक्ट कर रहा है भारत के खिलाफ। इन्होंने पीएचडी की हुई है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे दक्षिण एशिया के बाकी मुल्क हो। अगर कोई आतंकवाद का एपिसेंटर है दक्षिण एशिया में वो पाकिस्तान है। तो जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, वो जब इस तरह के बेबुनियादी और बेतुका इल्ज़ाम बाकियों पे लगाते हैं तो वो अपने आप को एक हास्यस का पात्र बनाते हैं। पाकिस्तान पे हमला भारत क्यों करेगा? हमेशा गड़बड़ी हुई है वो पाकिस्तान ने करने की वजह से हुई है। भारत एक शांति मानने वाला देश है, वो पाकिस्तान पे हमला करने का सवाल ही नहीं आता। अभी ऐसा उन्होंने जो यहाँ घुसखोरी की थी उसके खिलाफ लड़ाई हो गई, लेकिन हमारे ट्रम्प साहब ने कहा इसलिए चुप रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई भी आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश की तो इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। असम के बोकाखाट में एजीपी प्रत्याशी अतुल बोरा की ओर से एक चुनावी रैली में
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सोकिया ने भाग लिया। काजीरंगा सांसद कामाख्या प्रसाद ताचा के साथ इस चुनावी रैली में बीजेपी और एजीपी गण शक्ति के नेताओं ने अपनी ताकत दिखाई। गठबंधन अपने उम्मीदवार अतुल बोरा को बड़े अंतर से जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री चौहान और भाजपा अध्यक्ष दिलीप सोकिया ने बोकाखात बिहार में एक चुनावी रैली में कांग्रेस और विपक्षी ताकतों के खिलाफ मुखर रुख किया। कल्याण के जो अद्भुत कांग्रेस खत्म, जो उत्साह का वातावरण मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, हमारे होनी हो, दादा हो, बेटे हो, बेटियां हो, सबके मन में एक ही बात है, फिर से एनडीए की सरकार लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं और हेमंता जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने विकास के और जन कल्याण के जो अद्भुत काम किए हैं, लोग उससे प्रभावित हैं और ये चुनाव एक आंधी, एक लहर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। हम शतक मारेंगे, सेंचुरी लगाएंगे सीटों की, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एक तरफ एकजुट एनडीए लड़ रहा है, अतुल जी यहाँ खड़े हैं, एक आदर्श कृषि मंत्री हैं जिन्होंने आसाम की कृषि के लिए दिनों रात मेहनत की है। एक तरफ हमारा आइडियल गठबंधन एनडीए और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक के लोग ही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग ताल ठोक रहा है, अलग अलग अजमल हो, बाकी हो। बिहार के मोतिहारी में जहरीले शराब कांड में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है और कुछ लोग अभी सदर अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इस जहरीले शराब कांड के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है और पहले तो जिस इलाके में जहरीले शराब से मौत हुई है वहां के चौकीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही तुर्कोलिया थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया है। संज्ञान में आते ही पुलिस ने इसमें एसआईटी का एक गठन किया था और इसमें जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से कई प्रमुख मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मुख्य साजिशकर्ता जो नागा राय था, परसौना का रहने वाला, और खलीफा, ये 2 शराब तस्कर जो थे, इन्होंने जहरीला पदार्थ मिथेनॉल, जो कि केमिकल एग्जामिनेशन में भी इसकी पुष्टि हुई, इसको सप्लाई किया था। मिथेनॉल जो है वो एक जहरीला पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसका प्रयोग कारखाना या इंडस्ट्रीज में होता है। और किस परिस्थिति में मिथेनॉल की सप्लाई की गई और किस परिस्थिति में लोगों ने इसको कंज्यूम किया, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इस मिथेनॉल की सप्लाई करने में और भी कुछ नाम आए हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं जो दूसरे ज़िले के भी रहने वाले हैं और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है। तो इसमें और भी चीज़ पता चलेगा कि मिथेनॉल की सप्लाई जो है किस तरह से गांव में कर दी गई और जिससे लोग पीने के बाद जो है बीमार पड़े। और उनकी इसमें करीब 1 दर्जन से भी अधिक जो है इस मामले से संबंधित जिनका डायरेक्ट लिंक है इस केस से, इसमें लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हम लोगों ने 2 हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, एक तुर्कोलिया में और एक रघुनाथपुर थाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के तिरुवल्ला में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर हमलावर दिखाई दिए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर फिल्मों को झुठलाना और केंद्र सरकार के बिलों को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं पीएम मोदी के बयान को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गर्मा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवल्ला में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। अपने भाषण में पीएम मोदी विपक्ष पर फिल्मों को झुठलाने और केंद्र सरकार के बिलों को लेकर अफवाह फैलाने जैसे आरोप उन्होंने लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स, धुरंधर और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इसी तरह सीएए और एफसीआरए को लेकर भी विपक्ष जनता के बीच भ्रामक जानकारी फैला रहा है। ये कांग्रेस वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले
हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है। पीएम मोदी के इस हमले के बाद विपक्षी दलों के नेता तिलमिला गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की आदत लग चुकी है। ये सही बात है, ऐसा कि ये सरकार झूठ बोलने में बड़ा माहिर है। आरएसएस के शाखा में जो बातें सिखाई जाती है उसमें झूठ कैसा बोलना वो भी बचपन से सिखाया जाता है। मोदी जो झूठ बोलते हैं उनको उसका कुछ गलत लगता नहीं। इसका कारण ये है कि उनके दिलो दिमाग में ये बात बिठाई गई है, झूठ बोलना कुछ गलत बात नहीं है। तो झूठ बोलते रहते हैं, ये सही बात है ना, उसमें कोई नई बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। धुरंधर फिल्म ये प्रचार की फिल्म है। ये जो ये कश्मीर फाइल, धुरंधर, ये फाइल, वो फाइल जो निकल रही हैं वो क्या है, वो बीजेपी का प्रचार करने के लिए जो फिल्म निकाली गई है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी विपक्ष को लताड़ा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को सही करार देते हुए कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष इससे काफी परेशान है। देखिए, ये तीनों पिक्चर्स जो हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसको लेकर इन्होंने एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं साहब, ये देशभक्त मुसलमानों के खिलाफ कभी भी नहीं है, पर देश के भीतर रह के जो पाकिस्तान के इशारे पर देश के खिलाफ साजिश करते हैं उनके खिलाफ तो बिल्कुल है। और अगर ऐसे ही इनको लगता है कि ये पिक्चर्स झूठ है तो क्यों नहीं मुकदमे किए? किसी ने मुकदमे नहीं किए। मुद्दों पर बहस करना लोकतंत्र में सार्थक होता है, लेकिन भ्रम का बादल पैदा करके राजनीति की दुकान बहुत दिन नहीं चल सकती है। अब फिल्मों का, जहाँ तक फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसकी अनुमति के बाद कोई फिल्म का प्रसारण होता है, उसके मुद्दे से आप सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन घटनाओं के बारे में अपना नज़रिया आप पेश कर सकते हैं। लेकिन किसी फिल्म के बारे में यह कह देना वह बिल्कुल गलत है, यह जनता का नज़रिया नहीं होता है। एक राजनीतिक दल को फिल्म पर नज़रिया तय करे, यह भी अपने आप में नौमा आश्चर्य है। केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं। फिलहाल राज्य में सत्ता एलडीएफ के पास है और इस बार मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी भी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवनिर्मित जल संसाधन भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोटा क्षेत्र में समय समय पर बरसात के पानी को रोकने के लिए डैम बनाए गए हैं और यह संख्या यहां सबसे अधिक है। बिरला ने बताया कि सरकार ने सभी इलाकों को सिंचित करने की योजना बनाई है और असिंचित क्षेत्रों को कैसे पानी उपलब्ध कराया जाए, इसकी विस्तृत योजना भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा और कृषि उत्पादन में सुधार होगा। सभी इलाके सिंचित हो, इसके लिए सरकार ने राजस्थान का वहाँ क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी है, जहाँ बरसात का पानी भी है, कई नदियाँ भी हैं, तालाब भी हैं, बावड़ियाँ भी हैं और विरासत कारण की बावड़ियाँ, तालाब समय समय पर सरकार ने बरसात के पानी को रोकने के लिए यहाँ पर के डैम भी बनाए हैं और सबसे ज़्यादा इस इलाके के अंदर डैम है। आने वाले समय में इस कोटा बूंदी संभाग के अंदर
सभी इलाके सिंचित हो, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। और जो असिंचित इलाके हैं उसको कैसे सिंचित किया जाए उसकी भी योजना बनाई है। और भविष्य के अंदर जो नई योजना है, जो ERCP की योजना के तहत जो असिंचित इलाका बचा हुआ है, उस असिंचित इलाके को सिंचित करने की योजना बनाई है, ताकि हर खेत तक पानी पहुंचेगा तो किसान की समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। हर खेत तक पानी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, हर घर तक पीने का पानी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त से घोषणा की है, और उसके सबके टेंडर लग चुके हैं, चाहे परवन का है और चाहे नोरेरा बांध का हो। तो आने वाले समय में 2 साल के अंदर हर घर तक पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा कहते हैं, स्टालिन का व्यवहार राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ भी है। प्रधानमंत्री ने तमिल संगम और तेलुगु संगम को बढ़ावा दिया है और आज पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में तमिल पढ़ाई की जा रही है। वे तमिल को केवल तमिलनाडु तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तमिल भारत की एक प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं, तमिल के भी, तेलुगु के भी। नहीं, ये स्टालिन का जो स्वभाव है वो राष्ट्र विरोधी है, सनातन विरोधी है और तमिलनाडु की जनता का भी विरोधी है। प्रधानमंत्री जी ने तमिल संगम करके, तेलुगु संगम करके आज भारतवर्ष के तमाम विश्वविद्यालयों में तमिल भाषा पढ़ाई जाने लगी। ये चाहते तमिल भाषा को कैद करके केवल तमिलनाडु में रख दें। तमिल भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। आज इसीलिए इसके कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं, तमिल के भी, तेलुगु के भी, कन्नड़ के भी, जो दक्षिण भारतीय भाषा है। आप अंग्रेजी के तो प्यारे हो गए और हिंदी के लिए आप वारे न्यारे की बात करते हो। कैसे हो गए? हिंदी राजभाषा है, हमारी बड़ी बहन है। जो भारतीय भाषा है उनकी, जो भी भारतीय भाषा है उसका सम्मान हो। जबरन कोई तमिलनाडु में हिंदी थोपने की बात कहीं पे हुई नहीं है। आप अंग्रेजी, बात ये हुई कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग बढ़े, तमिल का बढ़े, तेलुगु का बढ़े, कन्नड़ का बढ़े, बंगला का बढ़े, लेकिन साथ में जो आप अंग्रेजी का वाचन करते हो उसमें हिंदी को भी स्थान दो ना, अंग्रेजी की जगह पे। तो क्षेत्रीय भाषा को हटाकर हिंदी भाषा कतई स्वीकार नहीं है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।